आज इस कहानी के माध्यम से प्रकृति का सबसे छोटा जीव यानी कि चींटी हमें जीवन की ऐसी सीख देगी जिससे हम अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। चींटी का शरीर तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति, उनकी लगन इंसानों से कई गुना बड़ी होती है। तो आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानें। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने का भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे कि मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश करूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। यह सुनकर के महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। क्या मेरा? उसने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है और उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़, कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और वहां चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उनको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी को हानि नहीं होनी चाहिए, कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने के प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चुटिया अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चिट्ठियां कतार में चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कदम उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा के बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया और वह इधर उधर जाने लगी। जो कतार में चल रही थी वो भी बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में एक घर टूट गया। सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। यह करने के बाद युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा है, क्योंकि चींटियों का घर तो तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोच समझकर, कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस किया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना दिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका तोड़ था, पर और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी अफसोस हुआ। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद आते ही उसने उन चिट्ठियों को घर फिर से तबाह कर दिया। फिर से उन चिट्ठियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है, अब तो वह चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी।
इसलिए जाने से पहले उसने घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया था कि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सके। और इस तरह काम पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर को लौट आया। रात में सोते वक्त फिर से उस इंसान यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी के घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहा हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर ही लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं। यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था, और यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चिटिया वहां से भाग चुकी थी। तब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा? चींटियां तो अपना घर बदल चुकी और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उसी पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तो उसने देखा कि अचानक उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घोंसला चींटियों ने ही बनाया था, और अब चींटियां नए घर में वापसी कर चुकी थीं। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था, और अब वह चींटियां नए घर में वापस आ गई। और जब उस व्यक्ति की नजर उस गुरुदेव पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था। और ये विचार करके वे उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है तो चींटियां उसी तरह अपना कार्य में लगी हुई थीं। वह अपने लिए खाना ही खटक रही थी, अपने घर में जमा करने जा रही थीं। जो पुराने घर पर टूटा था वहां से भी अनाज के बचे हुए थे, वह चुटिया वहां से भी इकट्ठा करके अपने घर में ला रही थी। अब यहां फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चिट्ठियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करें, लेकिन बोलता कैसे? उनके घर को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया, और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वह घर भी तबाह कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने के साथ घर को तोड़ दिया। महात्मा ने पहले ही कहा था कि किसी भी चींटियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए वह बड़ी सावधानी के साथ घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर ही दिया। उस घर को तबाह करने के बाद को बड़ी ही दुखी मन से। इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने नहीं दे रहा था, और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चिट्ठियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। चिट्ठियां मेरे बारे में क्या सोचती होगी? वो कितना दुत्कार की होगी महात्मा, जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहे हैं, उन्हें भी तो पाप लगेगी। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी, और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इन्हें बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहां पर कभी भी इन्हें बसने नहीं दूंगा? यह चींटी है, देखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चुटिया वहीं पर मर गई,
उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने बहुत सी चींटियों को क्षति पहुंचा दिया। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं, इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा, और यही सोचकर वह अगले दिन उन चिट्ठियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था, और जब वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चिट्ठियों को आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। सुबह जाता और चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैं उन चिट्ठियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी, एक बार नहीं 4-4 बार मैंने उनको घर को तोड़ा। उसके बाद हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया है और इसके बदले आप मुझको तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे पूरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वह सही किया है, इसीलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भाई, कहाँ चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। उसके बाद महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके। वह चींटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों के घर तबाह क्यों नहीं कर पाए। कहाँ गया तुम्हारा शक्ति और तुम्हारा बाहुबल। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि महात्मा जी, मैंने उन चिट्ठियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी मैंने हानि पहुंचा दिया था, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैंने इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन मैंने उनको क्षति पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने के बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है महोदय। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे रही है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चिट्ठियों से सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चिट्ठियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वह यह थी कि तुमने कितनी बार ही उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितना ही प्रयास किया उनका घर तबाह करने की, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना ही लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान ली होती तो वो चींटियां तुम्हें वहां पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म कम करने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी, वो अपना जीवन खुद से स्वयं से कभी खत्म ही नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना हो किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली है, चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिर विश्राम है। इसीलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो हम विश्राम में चले जाएंगे। तो फिर उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा यह घर टूट गया है, दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चिटिया देखने में तुमसे कितनी छोटी है और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्पित है कि इतनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहां से लेने की थी, मुझे थी कि जब भी तुम्हारा बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। अपनी इन्हीं ख्यालों से, अपनी इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है,
वो सिर्फ विचार हैं और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं। इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाई कि नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाई? हम बार बार फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने